नमस्कार दोस्तों, livehindustanCom में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है निशान जैन, जिन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2014 में 13वीं रैंक हासिल की थी। निशान जैन ने हिंदी माध्यम से पहला स्थान प्राप्त किया था। तो निशान जी, सबसे पहले ये बताइए कि आपने ये प्रोफेशन क्यों चुना, और ऐसी कोई घटना जो आपने बिल्कुल तय कर लिया हो कि मुझे इसी प्रोफेशन में जाना है। पंकज जी, मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। एक छोटा शहर है मेरठ, और वहाँ पे भी जो एक पुराना इलाका होता है शहर का, वहाँ पे हम लोग रहते थे। और वहीं पे एक हिंदी मीडियम के स्कूल में मेरी पूरी पढ़ाई हुई। थोड़ा सा मुझे शुरू से अखबार पढ़ने का शौक़ था, तो अखबार में पढ़ते थे कि आज डीएम ने ये अच्छा काम किया है, या इस तरह से नया इनोवेशन कुछ उन्होंने किया है। तो वो सब देख के बहुत अच्छा लगता था और एक इंस्पिरेशन मिलती थी। तो उस समय मैंने थोड़ा सा सोचा। और फिर एक अगर घटना की बात करें तो क्या हुआ कि हम लोग राशन की दुकान पे जाया करते थे, जो सरकारी दुकान होती है। तो वहाँ पे कुछ गड़बड़ियाँ ऐसी दिखती थी कि जिनसे लगता था कि कुछ गड़बड़ हो रही है, कई दिन तक एब्सेंट हो रहा है या फिर वितरण ठीक से नहीं हो रहा है। तो मुझे वहाँ पे मैंने पढ़ा, राशन कार्ड पे एक वर्ड लिखा था अधिकारी। तो मुझे लगा कि अधिकारी शायद वो लोग हैं जो इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। तो तब मैंने सोचा कि मैं भी अधिकारी बनना चाहता हूँ, पर अधिकारी बनना कैसे वो तब तक नहीं पता था। तो वो धीरे धीरे बाद में पता चला कि इसके लिए एग्ज़ाम देना पड़ता है आईएएस का। तो निशान जी, ये बताइए कि आपने कितनी पढ़ाई की है और आपकी पूरी ओवरऑल एजुकेशन क्या है? अनुराधा जी, मैंने 10th और 12th किया यूपी बोर्ड से। उसके बाद ग्रेजुएशन किया है, मैंने बीए किया है मेरठ कॉलेज मेरठ से। और ऑब्वियसली वो भी पूरा हिंदी मीडियम में ही हुआ। और मेरे बीए के सब्जेक्ट्स थे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश लिटरेचर। उसके बाद मतलब पढ़ाई में टचवुड में अच्छा स्टूडेंट रहा हमेशा, और अच्छे मार्क्स हमेशा मेरे आते रहे थे। और पढ़ाई के साथ साथ मैं थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी एक्टिव रहता था, जैसे डिबेट है, ऐसे राइटिंग है, कविता वगैरह, इस तरह के शौक़ रखता था। तो ग्रेजुएशन के बाद फिर मैंने फिर से एक छोटा सा चेंज किया अपने करियर में। मैंने हिंदी लिटरेचर में एमए किया। मतलब मेरा उसमें काफ़ी इंटरेस्ट था, लिटरेचर और ह्यूमैनिटीज़ में। तो मैं हिंदी लिटरेचर में मैंने एमए किया। उसके बाद मैंने एमए के बाद एक यूजीसी का नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम होता है, वो मैंने दिया। और सौभाग्य से पहले अटेम्प्ट में ही मुझे जेआरएफ मिल गया। उसके बाद जब जेआरएफ मिल गया तो फिर मैंने, जो मेरा एक सपना था, जो मैं 12th के बाद डीयू जाना चाहता था, बट किसी कुछ आर्थिक कारणों की वजह से मैं दिल्ली नहीं जा पाया था। हालांकि मेरठ से दिल्ली बहुत दूर नहीं है, पर वो सफ़र तय करने में 7-8 साल लग गए मुझे। तो मैंने फिर एमफिल रिसर्च के लिए एंट्रेंस दिया डीयू में, जो मेरा क्वालिफाई हो गया और मेरे को फेलोशिप मिलनी शुरू हो गई। और एक तरह से एक मंथली जब कुछ पैसे मिलने लग जाते हैं तो वो पढ़ाई के साथ थोड़ा इजी भी रहता है। और फिर मैंने लगकर एक आईएएस की तैयारी की दिल्ली आके। निशांत, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो बहुत बच्चों का होता है। अक्सर वो कहते हैं कि हम 7 से 8 घंटे पढ़ाई करी, तब भी हम नहीं क्लियर कर पाए। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने कितनी देर पढ़ाई करी? आपने क्या स्ट्रेटेजी रही आपके एग्ज़ाम के, कितना पढ़ते थे? अनुराधा, ये तो बहुत ही आपने दिलचस्प सवाल पूछा, क्योंकि अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं। देखिए, पहली बात तो ये क्लियर है कि भाई हार्ड वर्क का तो कोई विकल्प है ही नहीं। बिल्कुल। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप जिस समय जगह उस समय केवल पढ़ाई करें और बिल्कुल एक कमरे में बंद करके खुद को और बिल्कुल एक नीरस आदमी बन जाएं और खुश रहना ही बंद कर दें कि जब आईएएस बनूंगा तभी उसी दिन खुश होऊंगा मैं। तो वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने जॉब के बिना भी तैयारी की है, और जॉब के साथ भी मैंने दूसरा अटेम्प्ट जिसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ वो मैंने जॉब के साथ दिया था। और पहला अटेम्प्ट जिसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था वो मैंने बिना जॉब के दिया था, पढ़ाई के साथ। एमफिल करने के दौरान इनफैक्ट मतलब आपको कम टाइम मिला। तो कम टाइम मिला, तो वो ये कि उस टाइम को मैनेज करके मैं समझता हूँ 7-8 घंटे एक नॉर्मल 8 से 10 घंटे कोई भी आदमी पढ़ सकता है। उससे ज़्यादा पढ़ने में फिर आपकी जो डेली रूटीन है, जो आप एक्सरसाइज करनी है, मॉर्निंग वॉक करना है या कुछ मनोरंजन करना है, वो सब चीज़ें फिर बिल्कुल बाधित होने लगती हैं। तो पढ़ाई कीजिए। और एक चीज़ और कि कुछ लोग होते हैं जो कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट दे देते हैं। मतलब पढ़ते हैं पर बहुत ही अच्छे से वो ग्रैस्प कर लेते हैं कम समय में, और कुछ लोग घंटों लेके बैठे ही रहते हैं और मन भी कहीं और होता है, लेकिन वो किताब में मुंह घुसाए रखते हैं। तो उससे अच्छा है कि थोड़ा कम टाइम पढ़ें पर मन से एकदम कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ें। अच्छा निशांत, ये बताइए कि आपने आईएएस ऑफिसर बनने से पहले आप 2 जॉब में भी रहे। जी। तो उन जॉब में आप रहे, तो वो जॉब का जो एक्सपीरियंस रहा वो उसमें सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी करने के दौरान उसने कैसे मदद की, और वो अब कैसे वो एक्सपीरियंस आपकी मदद कर रहा है? पंकज, देखिए कि कोई भी एक्सपीरियंस लाइफ में बेकार तो जाता ही नहीं है, ये तो तय बात है। अगर हम कोई
पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं बचपन में, तो वो कभी ना कभी बाद में काम ही आती है। और मैंने IAS में आने से पहले 2 नौकरियां की, सरकारी नौकरियां की। तो उनका अनुभव जैसे मान लो मैं जब पहले कभी पार्ट टाइम जॉब करता था तो प्रूफ रीडिंग करता था, तो उससे लैंग्वेज पे कमांड अच्छी हो गई, लिखना और गलतियां ग्रामर की होनी बंद हो गई बिल्कुल। तो इस तरह से जो मैंने सरकारी नौकरी की उसमें भी कहीं ना कहीं फाइल पे नोट लिखना या कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें, पार्लियामेंट में ट्रांसलेटर था तो वहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों का यूज़ करना, दोनों को ट्रांसलेट करना, तो हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखने को मिला और वो ऐड होता चला गया, राइटिंग स्किल अच्छा होता चला गया। दूसरी बात ये कि जॉब के साथ करने से फ़ायदा क्या हुआ, तो दूसरा फ़ायदा मैं कह सकता हूँ वो ये हुआ कि पहले अटेम्प्ट में जब मैं नौकरी नहीं कर रहा था तब मैंने जब एग्ज़ाम दिया तो थोड़ा सा मैं प्रेशर में और स्ट्रेस में था कि अब क्या होगा, ठीक ठाक उम्र भी हो गई है, लगभग 26-27 साल की उम्र हो गई थी। लेकिन जब दूसरी बार जब जॉब के साथ दिया तो एक बेफिक्री हो गई थी कि भाई टेंशन नहीं, हाँ, कि तनाव मुक्त हो गए थे। तो इसलिए कम से कम अगर हम एग्ज़ाम दे तो एक विकल्प भले ही सोच जरूर लें, भले ही जॉब करें ना करें वो अलग बात है, बट अगर नहीं हुआ, क्योंकि यूपीएससी एक थोड़ा अनिश्चित तरह का एग्जाम माना जाता है, तो अगर इसमें आपका सिलेक्शन फाइनली नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, स्टेट सर्विस का, कोई एसएससी का, कोई और एग्जाम देंगे या कोई टीचिंग में जाएंगे आप, या किसी और प्रोफेशन में आप जा सकते हैं जिसमें वो चीज़ सोचनी चाहिए, बैकअप प्लान। निशान, इसी को लेकर एक ये सवाल है कि अगर कोई नया उम्मीदवार अगर हिंदी साहित्य सब्जेक्ट को चुनना चाहता है तो उसको आप क्या सलाह देंगे कि उसको? हाँ अनुराधा, अगर नया विषय आप चुनना चाहते हो, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि विषय चुने कैसे। हाँ, न केवल हिंदी साहित्य, कोई भी ऑप्शनल है तो उसको, क्योंकि मेरे सामने भी ये समस्या आई थी और सभी के सामने आती है, क्योंकि अब एक ही वैकल्पिक विषय हो गया है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी भी हो गई है कि अब एक ही वैकल्पिक विषय आपको चुनना है और उसी में आपको कमांड हासिल करनी है। तो मेरा ये मानना है अगर आपका बैकग्राउंड वाला ही विषय आप चुने तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे मान लीजिए मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया और मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही मैं IAS में ऑप्ट कर लेता हूँ, या मेडिकल साइंस में मैंने किया है, या मैंने जूलॉजी या बॉटनी में किया है, तो वो मैं चुन लेता हूँ। दूसरी बात ये कि अगर मुझे लगता है कि जो वैकल्पिक विषय यूपीएससी में मैं जो मेरा बैकग्राउंड का है वो बहुत वास्ट है या उसमें मैं इतना समय नहीं दे पा रहा हूँ, तो आप कई बार ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स भी काफ़ी लोग लेते हैं। जैसे आप देखेंगे कोई ज्योग्राफी, कोई सोशियोलॉजी, कोई फिलॉसफी, कोई हिस्ट्री, कोई लिटरेचर, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, इस तरह से भी लोग ले लेते हैं। तो उसमें आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी चाहिए ऑप्शनल लेते हुए, कि एक तो उस ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेबस और उसमें गाइडेंस और कंटेंट अवेलेबल है या नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, उसमें आप देखिए कि भाई हाल के सालों में लोगों ने उस सब्जेक्ट को लेके सफलता पाई है, और ये आजकल ऑनलाइन अवेलेबल हो जाता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम अब नहीं है कि आपको पता ना चल पाए, वो आप ऑनलाइन सर्च करिए आपको मिल जाता है। तो इस, और दूसरा उस पर कोई अच्छा कंटेंट, बुक्स अच्छी अवेलेबल है या नहीं है, और पिछले सालों को पेपर देखिए उन ऑप्शनल्स के, तो उसके बाद आप फाइनली डिसाइड करिए। ये केवल इसलिए मत डिसाइड करिए कि मेरे को तो हिस्ट्री लूँगा क्योंकि हिस्ट्री जीएस में बहुत काम आता है। आप वो ऑप्शन लीजिए जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकें, सिंपल। बिल्कुल, ये अच्छा तरीका है कि मन से ना करें, सोच समझ कर। हाँ, थोड़ा दिमाग का भी अप्लाई करें, एप्लीकेशन ऑफ माइंड करके, मतलब भावुक होके ऑप्शनल ना चुने, ये सोच के चुने कि मुझे यूपीएससी का एग्जाम निकालना है और पहले या दूसरे अटेम्प्ट में निकाल के IAS बनना है, बात खत्म। निशांत, हमें पता लगा कि आपने यूपी PCS और यूपीएससी की तैयारी बिल्कुल साथ साथ की जी। तो दोनों परीक्षा की तैयारी आपने कैसे साथ साथ की और कैसे इन दोनों में डिफरेंस है? बहुत सारे लोग हैं जो उम्मीदवार है दोनों की तैयारी करते रहते हैं जी, तो उनको कैसे इन दोनों एग्जामों को एक साथ हैंडल करना चाहिए? देखिए मैं बताता हूँ आपको, यूपीएससी, और क्योंकि मैं यूपी से हूँ तो मैंने यूपी का PCS भी दिया था, और 2013 में जब मैंने ये दोनों एग्ज़ाम दिए तो दोनों में ही संयोग से मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ, दोनों में ही 2-3 नंबर से मेरा प्रीलिम्स फेल हो गया, तो मुझे बहुत निराशा हुई। लेकिन 2014 में जब मैंने दोबारा से दिए दोनों एग्ज़ाम तो दोनों में ही प्री क्लियर हो गया। अब उस समय दोनों के मीन्स लगभग 1 महीने के अंतराल पे पड़े, तो मेरे कई साथियों ने दोनों में से एक दिया, ज़्यादातर लोगों ने IAS का प्रेफर किया और PCS का छोड़ दिया, पर मैंने सोचा कि नहीं भाई, देने तो दोनों ही हैं, मैनेज करना है टाइम को, तो मैं इन दोनों एग्ज़ाम्स के बारे में, और दोनों में ही फिर मेरे मेंस क्वालिफाई हुए फाइनली। तो मैं ये बताना चाहूँगा उम्मीदवारों को कि IAS का एग्ज़ाम जो है वो ज़्यादा डायनामिक है, उसमें राइटिंग का ज़्यादा यूज़ है, राइटिंग स्किल का, और वो ज़्यादा करंट सेंट्रिक भी है। PCS का थोड़ा सा परंपरागत टाइप का ज़्यादा एग्ज़ाम है, पर फिर भी सिलेबस
लगभग सेम है अब, ऑप्शनल भी एक ही है दोनों में, और जीएस में बस इतना अंतर है कि आईएएस में जो होता है वो मेंस रिटेन होता है जीएस का, और पीसीएस यूपी पीसीएस का जो मेंस होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है जीएस का। ऑप्शनल में दोनों ही रिटेन होते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अब अगर आप आईएएस को टारगेट करके चल रहे हैं तो अपने स्टेट के पीसीएस को ट्राई करने में कोई भी बुराई नहीं है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम है। जैसे आपने देखा कि एक बार मेरे दोनों के ही प्री न्यू और एक बार दोनों में ही हो गए, तो इसलिए ये एक संयोग भी होता है कई बार, और कई बार कहते हैं ना कि थोड़ी किस्मत भी होती है इसमें। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि दोनों को आप साथ में लेकर चल सकते हैं, बस ये ना करें कि हर हफ्ते कोई ना कोई एग्जाम, मतलब अभी छत्तीसगढ़ अभी राजस्थान, तो फिर आप पजल्ड हो जाएंगे। लेकिन इनको साथ में लेके चलने में कोई भी बुराई नहीं करना चाहिए। जब आपका रिजल्ट आया होगा तो बड़ा एक गौरव का क्षण है वो, तो कैसा लगा था आपको उस टाइम? हाँ अनुराधा, देखिए एक तो चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मैं चूँकि पहले से नौकरी में था, और मेरी उस समय उम्र 27-28 के आसपास थी जब मेरा रिजल्ट आया, तो थोड़ा तो ये था कि मैं बैलेंस था काफ़ी हद तक। पर चूँकि ये एक बहुत बड़ा ड्रीम था जो एक ट्रू हुआ, और वो भी बहुत धूमधाम से हुआ। मतलब 13वीं रैंक कभी नहीं सोचा था कि आएगी, और हिंदी मीडियम में पहली रैंक आई, और वो भी इतने सालों बाद कोई इतने टॉप 20 में एक रैंक। बहुत बड़ी बात है कि हिंदी मीडियम में आपने, क्योंकि उस समय जब मेरी रैंक आई थी 13वीं रैंक, उससे पहले तो आंदोलन हुआ था एक बड़ा हिंदी सी सेट को लेके। उस साल 107 नंबर रैंक पे हिंदी मीडियम के टॉपर थे मेरे से एक साल पहले। अच्छा। और मेरी सीधे 13वीं आई, और उसके बाद अभी तक भी 13वीं तक तो कोई नहीं आई। तो उस समय बड़ी खुशी हुई इस चीज़ को लेके कि भाई एक विश्वास जगा, और बेंचमार्क बन गया एक आगे आने वाले बच्चों के लिए भी कि हम लोग अगर चाहें तो ऐसा हो सकता है। अच्छा, सोशल मीडिया पे क्या आप एक्टिव रहते हैं, और आज के दौर में सोशल मीडिया क्या परीक्षा के लिए, यूपीएससी परीक्षा के लिए कोई ज़रूरी है उस पर रहना, ऐसा कुछ? ये सोशल मीडिया पे तो मैं आईएएस बनने से पहले से ही एक्टिव रहा हूँ, और मैं समझता हूँ आज का यूथ एक्टिव रहता है, और उसमें कोई मैं बुराई भी नहीं देखता। नहीं, हम ये पूछे कितना रहते थे? हाँ। नहीं कितना क्या, मतलब वो तो उस समय तो इंटरनेट इतना सस्ता नहीं था। हाँ। तो ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते थे हम लोग, जितना अफोर्ड कर सकते थे उतना ही एक्टिव रहते थे। आजकल थोड़ा मैं देख रहा हूँ कि आजकल के जो लड़के लड़के हैं वो ज़्यादा ही एक्टिव रहते हैं, तो वो भी थोड़ा, क्योंकि उसमें क्या है कि बेसिकली आपको पढ़ना है, तो उसमें कई बार आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो जाते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे कंटेंट बहुत अवेलेबल है, तो आप ये नहीं समझ पाते कि किसको फॉलो करना है, किसको फॉलो नहीं करना है। उसी तरह सोशल मीडिया कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे बचा जाए, उसका नियंत्रित यूज़ किया जाए और उसका फ़ायदा उठाया जाए, तब तो आप फ़ायदे में रहोगे, अदरवाइज तो आप उसके गुलाम बन जाओगे। तो अब फाइनली आप हमारे रीडर्स को तैयारी करने को लेकर क्या टिप्स देना चाहते हैं? बहुत ही शॉर्ट में आप जी कुछ 5 पॉइंट्स ऐसे बता दीजिए जिनसे अच्छे से वो तैयारी कर पाए। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा अनुराधा, क्योंकि अब जो यूथ है वो ज़्यादा एजुकेटेड है, ज़्यादा लर्निड है इस मामले में कि वो गलतियों से बचे, पर इस एग्ज़ाम में गलतियाँ बहुत करते हैं लोग। तो जो आपने अभी मेरी किताब के बारे में बताया था, वो भी इसीलिए मैंने लिखी थी, मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर, कि बेसिकली जो मेरा जितना भी नॉलेज और एक्सपीरियंस है इस एग्ज़ाम के बारे में, और जो मेरे बैचमेट्स दोस्तों से जो मुझे इनपुट्स मिले, उनको लेकर मैंने कहा एक ऐसी किताब हो जो गांव में भी कोई पढ़ सके। तो इसके बारे में अगर 5 टिप्स की बात करें तो मैं कहना चाहूँगा कि एक तो अच्छा कंटेंट हिंदी में भी अब अवेलेबल है, चाहे वो अच्छे पब्लिशर की बुक्स हो, अच्छे ट्रांसलेशन, क्योंकि हिंदी का बाज़ार बहुत बड़ा है, और हिंदी के बाज़ार के बड़े होने के कारण सभी बड़े जो ग्रुप्स हैं उन्होंने हिंदी में अच्छी किताबें निकाली हैं। तो इसलिए इस गलतफहमी को निकाल दें कि हिंदी में कंटेंट अवेलेबल नहीं है। ऑनलाइन भी बहुत अच्छा कंटेंट चुनना पड़ेगा आपको, अच्छे खराब में, दोयम दर्जे के कंटेंट से बचना पड़ेगा। तो एक तो आप कंटेंट अच्छा फॉलो करें, नंबर 1। नंबर 2, कमरे में बंद होकर न करें, तनाव मुक्त होकर तैयारी करें। बैकअप प्लान सोच के करें। नंबर 3, कॉमन सेंस का यूज़ करें। नंबर 4, राइटिंग स्किल को बढ़ाएं। केवल नॉलेज गेन करना ही ज़रूरी नहीं है, उसको कैसे एक्सप्रेस करना है वो भी आपको आना चाहिए। और उसके अलावा 5वां मैं कहूँगा कि आप एक चीज़ों को कनेक्ट करना सीखिए। जैसे कि कोई भी चीज़ जीएस में आपस में सब जुड़ी हुई हैं। अगर जीएस में हिस्ट्री है तो हिस्ट्री से पॉलिटी जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं पॉलिटी से एनवायरनमेंट जुड़ा हुआ है, और उससे इकोनॉमी जुड़ी हुई है। तो इन सब चीज़ों को कनेक्ट करके, करंट अफेयर्स से अपडेट करके,
जब आप आंसर लिखते हैं तो उसकी क्वालिटी अपने आप बढ़ जाती है।